शिक्षा में समानता की बात, एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट इन एजुकेशन और गैर बराबरी को खत्म करने की बात, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज की तारीख में हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बन गई है। और हम इस विषय को ऐसे मौके पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और 2 दिन पहले 11 को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था। ज्योतिबा फुले के बारे में आप सब जानते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी थिंकर रहे हैं और समाज सुधारक और गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुषों में से एक रहे हैं। और उन्होंने और सावित्रीबाई फुले ने हिंदुस्तान में पहला स्कूल लड़कियों के लिए 1848 में खोला था। तो लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत हिंदुस्तान में करने वालों में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले रहे हैं। तो उनको भी आज हम इस वेबिनार के मौके पर नमन करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर, आप जानते हैं, आधुनिक भारत में राज्य के इंस्टीट्यूशन के जरिए, संविधान और कानून के जरिए उन्होंने इन प्रश्नों को संबोधित करने की कोशिश की। गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश संविधान और कानून के जरिए करने की कोशिश की, राज्य के जरिए कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि अभी भी एक बहुत ही गैर बराबरीपूर्ण हम शिक्षा व्यवस्था अपने देश में देख रहे हैं। कोठारी साहब ने जो एक प्रयास 1964 में हुआ था, एक एजुकेशन कमीशन जो बना था, और उस एजुकेशन कमीशन ने 64 में एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाई थी जिसमें समान स्कूल प्रणाली की रिकमेंडेशन की गई थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि पहली शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी आई 68 में, उसमें भी कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई। उसके बाद भी जो शिक्षा नीतियां आती रही, उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम को रिटरेट किया है, लेकिन वो कभी हिंदुस्तान में लागू नहीं हो पाया। और उसके उलट हम गैर बराबरी पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के कई ढांचे हमने हिंदुस्तान में खड़े कर दिए। अभी जो शिक्षा नीति जारी हुई है 1921 में, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, आप सब जानते हैं कि कॉमन स्कूल सिस्टम का शब्द भी इस शिक्षा नीति से निकाल दिया गया। जो पहली और दूसरी शिक्षा नीति में रखा गया था, उसे लक्ष्य के बतौर इस शिक्षा नीति से भी बाहर कर दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार बना और फिर एक कानून उस संवैधानिक अधिकार को पूरा करने के लिए 2009 में संसद के दोनों सदनों ने एक कानून बनाया। और उस कानून के आने के बाद एक बड़ी उम्मीद जगी कि हालांकि उस कानून में कुछ खामियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद जगी थी कि हम शिक्षा को समान रूप से यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि उस कानून का अमल भी बहुत ही, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वो केवल 12.7% स्कूल्स में लागू हो पाया। देश के 1.5 बिलियन स्कूल्स में से 12.7% स्कूल में वो लागू हो पाया। तो ये एक बहुत सिस्टेमिक भी और एक तरह से सामाजिक तौर पर भी एक बहुत ही भेदभावपूर्ण सिस्टम हमने इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के मौके पर और ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए हम इस लड़ाई के, इस संघर्ष के संकल्प को फिर एक बार दोहराते हैं। भारत में शिक्षा कभी भी यूनिवर्सलाइज नहीं हो सकती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो कभी लोगों को नहीं मिल सकती, मुहैया नहीं हो सकती, अगर शिक्षा में समानता नहीं होगी तो। और इसलिए समान शिक्षा के अवसरों के लिए एक संघर्ष जो लंबे समय से चल रहा है, उसको हम आगे जारी रखेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर अनिल राय को आमंत्रित करता हूं, जो इस सत्र को मॉडरेट करेंगे, और उनसे निवेदन करता हूं कि वो विधिवत वक्ताओं का परिचय दें और उसके साथ इस वेबिनार को शुरू करें। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन फोरम देश के 20 राज्यों में काम करता है
और यह एक सिविल सोसाइटी कोलिशन है। इसमें शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले संगठन के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि शिक्षा एक ब्रॉडर यूनिटी का पॉइंट भी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जुड़ करके शिक्षा के इस अभियान को देश भर में चला रहे हैं। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम जरूर शिक्षा को पब्लिक गुड देखना चाहते हैं, ह्यूमन राइट के बतौर शिक्षा को देखना चाहते हैं। हम शिक्षा के निजीकरण के किसी भी प्रयास के खिलाफ हैं और हम ये मानते हैं कि शिक्षा जो है वो एक सरकार की जिम्मेदारी है, खास तौर से स्कूली शिक्षा, और उसे पब्लिक फाइनेंसिंग के जरिए, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के जरिए हर किसी को समान अवसर के रूप में उपलब्ध कराया जाए। ये संघर्ष हमारा चल रहा है राइट टू एजुकेशन फोरम के जरिए, और इसी दृष्टि से हमने नई शिक्षा नीति की भी एनालिसिस की है। और हमने ये कहा है कि नई शिक्षा नीति के जो प्रॉमिसेस हैं वो फंडामेंटल राइट और राइट टू एजुकेशन से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं लेकिन कानून की बात नहीं करते हैं, मैंडेटरी कोई प्रॉमिस की बात नहीं करते। तो ये सब चीजें लेकर के राइट टू एजुकेशन फोरम काम कर रहा है। और हमारा जो प्रयास है वो यही है कि इस देश में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पब्लिक फाइनेंसिंग के जरिए मिले। और आप जानते हैं कि इस बार भी जो यूनियन बजट आया उस बजट में भी 5,000 करोड़ की कटौती हो गई, जबकि पैंडेमिक के बाद हमें उम्मीद थी कि सरकार शिक्षा पर अपने बजट को और बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आउट ऑफ स्कूल होने जा रहे हैं, और खास तौर से लड़कियां और गरीब तबके के सब लोग। राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद या जो भी प्रयास हुए उसके बाद जो दलितों में, माइनॉरिटीज में और जो गरीब तबके के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था, इस पेंडेमिक के दौर में पिछले 1 सालों से स्कूल बंद होने की वजह से वो सारे प्रयास लग रहा है कि अनड्यू होते जा रहे हैं। 98.5% एनरोलमेंट की बात कही गई थी, आज वो सारे प्रयास लग रहा है कि एक बड़ी संख्या स्कूल से बाहर बच्चों की दिखाई देने जा रही है। और जो बच्चे हैं भी स्कूलों में वो शायद अपनी शिक्षा को आगे 12वीं तक पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी मार जो है वो दलित समुदाय के ऊपर होने जा रही है। बाबा साहब ने अपने 3 महत्वपूर्ण नारों में पहला नारा ही दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा दलितों की मुक्ति का एक बड़ा साधन है, और अगर वो साधन उनसे छीन लिया गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह के समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो पैसे चाहिए थे वो पैसों में भारी कटौती की है इस बजट में। हमको लगता है राज्यों के बजट में भी कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, और इस तरह से शिक्षा को यूनिवर्सल नहीं किया जा सकता, अध्यापक नहीं दिए जा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, उनको स्कूल तक लाया नहीं जा सकता, उनकी किताबें नहीं उनको मुहैया कराई जा सकती। और इस तरह से एक ऐसा ढांचा हम बनाएंगे कि प्रिविलेज क्लासेज के लिए शिक्षा और मासेज के लिए साक्षरता, इस तरह की एक विभेदकारीपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, इसलिए आज इन प्रश्नों पर विचार होता है। और हमारे बहुत ही मूर्धन्य वक्ता है इस वेबिनार में, वो अपने विचार रखेंगे और हमें कोई मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो मैं अनिल राय जी से अनुरोध करूंगा कि अब वेबिनार वो वक्ताओं का परिचय देकर इसको शुरू करें।